हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सड़कों पर डटे 1 महीना हो चुका है। सरकार की ओर से ताजा संशोधनों का प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि सरकार बिना शर्त बातचीत की टेबल पर आए। कृषि कानूनों को लेकर जहां एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन है, तो वहीं कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने से पहले कांग्रेस नेताओं ने मार्च निकाला तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर प्रियंका गांधी को हिरासत में भी लिया था। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। झज्जर के ढासा बॉर्डर पर तकरीबन 1500 ट्रैक्टरों पर किसानों ने रैली निकाली। इस रैली में खापों ने भी अपना योगदान दिया। रैली के दौरान गुलिया खाप, धनखड़ खाप, काद्यान खाप, अहलावत खाप और कोट पंचनाम खाप के साथ कई खापें शामिल रहीं। किसान आंदोलन पर ठंड का भी कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। 3 कानूनों को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर दिन प्रतिदिन लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है। पाबड़ा गांव से पहले भी कई किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं गुरुवार को गांव की सरपंच अंशु के नेतृत्व में महिलाओं का जत्था भी दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सरपंच ने किसान आंदोलन में सहयोग देने की बात कही। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध में रोज 11 किसान उपवास कर रहे हैं। अब महिला किसानों ने भी मोर्चा संभालते हुए उपवास का ऐलान किया। महिला किसानों का कहना है कि 11 महिलाएं 24 घंटे उपवास पर रहेंगी। तो वहीं किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री करवाने का ऐलान किया। किसानों ने सभी टोल प्लाजा के हिसाब से अपनी तैनाती लगाई। किसानों ने साफ कहा कि 27 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात पर ताली और थाली बजाकर विरोध करेंगे। अगर सरकार कृषि कानूनों पर अड़ने को तैयार है तो किसान भी अड़े रहेंगे। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए मॉल खोल दिया गया। इस मॉल से किसानों को फ्री में जरूरत का सामान दिया जा रहा है। इस मॉल में सुई धागे से लेकर कंबल, रजाई तक मौजूद है। किसानों की ट्रॉलियों के पास जाकर पहले उन्हें टोकन दिया जाता है। उसके बाद किसान मॉल से सामान लेते हैं। मॉल से हर दिन तकरीबन 500 किसानों के लिए सामान लेने की व्यवस्था है। इस मॉल में महिलाओं के लिए भी कई चीजें मौजूद हैं। मॉल में देसी गीजर और वॉशिंग मशीन मौजूद है। निकाय चुनावों के चलते हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी और जजपा की संयुक्त मेयर प्रत्याशी और पार्षदों के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला पहुंचे। इस दौरान कृषि कानूनों के विरोध में मुख्यमंत्री का अंबाला के किसानों द्वारा जोरदार विरोध किया गया। आलम यह था कि पुलिस प्रशासन को भी भारी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस बीच किसानों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम काफी देरी से शुरू हुए। वहीं अंबाला शहर पुलिस छावनी में तब्दील था। अंबाला के एसपी राजेश कालिया का तबादला किया गया। अंबाला में एसपी के तमाम चीजों को देखते हुए तबादला किया गया है। राजेश कालिया को एसपी सिक्योरिटी CID बनाया गया। वहीं हामिद अख्तर अब अंबाला के नए एसपी होंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से उन लोगों को ज्यादा परेशानियां हैं जो दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम और गाजियाबाद जाने के लिए KMP KGP का इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये दोनों रास्ते बंद होने के बाद लोगों ने विकल्प के तौर पर दूसरे रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया है। KMP और KGP के बंद होने से लोग अब बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे से होते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बुधवार देर रात बहादुरगढ़ स्टेट हाईवे भी बुरी तरीके से जाम हो गया और इस दौरान लोग काफी बेचैन, परेशान नजर आए। लोगों को करीब 5 से 6 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर गांव अटोहा चौक पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना
जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी पर कानून बनवाने के लिए धरने पर हैं। किसानों के धरना स्थल पर चौथे दिन भी 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल जारी रही। चौथे दिन की भूख हड़ताल में बदलकर पलवल के अटोहा गांव के चौहानपाल के 12 किसान बैठे, जबकि तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे मित्रौल और औरंगाबाद के 11 किसानों ने 24 घंटे के बाद अपने उपवास को खत्म किया। उकलाना में राज्य मंत्री अनूप धाना के आवास का घेराव किया गया। इस दौरान डीएसपी समेत ड्यूटी मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल तैनात रहा। राज्य मंत्री के आवास को चारों तरफ से बैरिकेड से ढका गया। आपको बता दें कि किसान काले झंडे लेकर राज्य मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार 29 दिनों से आंदोलन करते आ रहे हैं। अब किसानों के इस आंदोलन को बिजली कर्मचारियों का भी समर्थन मिल गया है। गोहाना बड़ौदा रोड पर बिजली घर में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर सीएम ने कहा, देश में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में किसी पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने नई उद्योग नीति पर चर्चा की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 5 साल में 17 प्रोजेक्ट आए हैं, जिसमें लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़े हैं। इस दौरान उन्होंने नई उद्योग नीति के बारे में बताते हुए कहा कि 1 जनवरी 2021 से नई उद्योग नीति लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिलों पर लगाए 2% टैक्स को लेकर पूर्व विधायक सुखविंद्र मांझी ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा। मांझी ने अपने पत्र में कहा कि कैबिनेट मीटिंग में ग्रामीण उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर 2% टैक्स लगाने के फैसला आपसे काफी दुखी हैं। उन्होंने पत्र में सीएम मनोहर लाल से फैसले को वापस लिए जाने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले से किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आमदनी सीमित है, जिससे बिजली बिल पर लगाए जाने वाले कर ने उन पर अतिरिक्त बोझ डाला है। सोनीपत में गुरुवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया। कैबिनेट द्वारा पंचायती इलाकों में 2% बिजली कर लगाने पर हुड्डा ने कहा कि सरकार सिर्फ टैक्स लगाकर बोझ बढ़ा रही है, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं कर रही। साथ ही किसान आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है और इतनी सर्दी में किसान आंदोलन कर रहे हैं। नए कानूनों पर पूर्व सीएम ने कहा कि 2014 में ही कहा था कि 3 कानूनों के अलावा चौथा कानून एमएसपी का भी बनाया जाए, जिसमें एमएसपी की गारंटी हो। जो एमएसपी से नीचे खरीदे उसे सजा का प्रावधान दिया जाए। भारतीय डाक विभाग भी अब आधुनिक रूप से तकनीकी बैंकों के समान मजबूती से खड़ा हो गया है। डाक विभाग से किए जाने वाले लेन देन के लिए विभाग ने डाक ऐप लॉन्च किया, जो देश भर में 22 दिसंबर से उपलब्ध हो चुका है। इस ऐप के लॉन्च होने से अब उपभोक्ता डाकघर में जाने की बजाय घर बैठे फोन के माध्यम से ही डाकघर की बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। इससे न केवल डाकघर उपभोक्ताओं को राहत मिली है, बल्कि डाक विभाग का काम भी आसान हो गया है। सिरसा में 25 दिसंबर यानी कल अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर अनाज मंडी को बंद रखने का फैसला लिया। इसी को लेकर गुरुवार को एसोसिएशन के कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया। इसी के चलते आढ़ती 25 दिसंबर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मंडी में शेड के नीचे एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूरे मामले को लेकर उप प्रधान सुधीर ललित ने कहा कि आढ़तियों को डराने के लिए सरकार ने पंजाब स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर इनकम टैक्स के छापे डलवाए। एक महिला की ओर से लगाए गए गंभीर आरोप पर पूर्व बीजेपी विधायक कुलवंत बाजीगर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि महिला के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मामला लेन देन का है, जिसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सच्चाई थी तो 18 साल तक महिला ने क्यों कुछ नहीं कहा। आपको बता दें कि महिला ने यौन शोषण के साथ साथ मारपीट और प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कुलवंत बाजीगर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 495 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 110, फरीदाबाद में 68, हिसार में 21,
और भिवानी में 29 नए मामले सामने आए। वहीं यमुनानगर में 14, पंचकुला में 15 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ अब तक कुल 2,847 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,59,226 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 647 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुल 2,51,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। पानीपत में कोरोना संक्रमण को लेकर सीएमओ संतलाल वर्मा ने कहा कि पानीपत में धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें पूरे एहतियात के साथ रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा कम है, ऐसा सोचकर लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का देश भर में प्रभाव नजर आ रहा है। हलचल तेज है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्रिटेन से आए 11 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ब्रिटेन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया गया है। रोहतक में घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। लोग भीषण ठंड में अलाव का सहारा लेते नजर आए। अचानक गिरे तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहीं किसानों का कहना है कि ये ठंड और कोहरा उनकी फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। गोहाना में घने कोहरे के बीच वाहन रेंगते नजर आए। कोहरे के कारण यहां आम जन परेशान है। वहीं किसानों के लिए ये कोहरा फायदेमंद साबित हो रहा है। किसानों का कहना है कि कोहरे से उनकी फसल अच्छी होगी। फतेहाबाद के गांव अंकावाली के ग्रामीण इन दिनों बंदरों के आतंक से परेशान हैं। भारी संख्या में पहुंचे बंदरों ने गांव में आतंक मचाया। ये बंदर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। चरखी दादरी में ओवरलोडिंग से परेशान बलकारा गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के अंदर से गुजरने वाले ओवरलोडिंग वाहनों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए ताकि जान माल की हानि होने से बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार बनाने के बाद भी इन गांवों की फिरनी पर सड़क खस्ता हाल है, जिसके कारण हादसे होते रहते हैं और बढ़ते प्रदूषण से गांव वालों का सांस लेना मुश्किल है। ग्रामीणों से मुलाकात के बाद एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को मौके का आश्वासन दिया है कि फिरनी के अंदर बैरिकेड लगाकर ओवरलोड वाहनों को रोक सकते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में रहने वाले एक परिवार की ही 2 महिलाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उसकी जेठानी का परिवार घर की दूसरी मंजिल पर रहता है और वो पहली मंजिल पर रहती है और उसके संबंध ठीक नहीं। महिला ने बताया कि अचानक उसकी जेठानी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसका फोन भी छीन लिया। इस दौरान महिला ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। महिला की माने तो बीते 13 तारीख को उसके साथ ये वाकया हुआ, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही केस भी वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। फार्म हाउस कांड मामले में पुलिस ने कांड के मुख्य आरोपी पूर्व सरपंच को रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया है, जिसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान पूर्व सरपंच इम्तियाज ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हत्या, लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने सबसे पहले संदीप उर्फ सोनू को शामली से गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को 23 तारीख को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि इन आरोपियों को किसी मुखबिर द्वारा महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जाती थी, जिसके बाद इनके द्वारा उस स्थान की रेकी करके हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दिया जाता था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों में सोनू, राहुल और प्रकाश का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। कैथल की सीआईए 2 पुलिस ने मानस बाबलदाना रोड से अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। नशा तस्करों के पास से 3 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में जानकारी देते हुए सीआईए प्रभारी जगबीर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने नाका लगाकर वाहनों की तलाशी शुरू की, जिसके बाद 3 आरोपियों से अफीम बरामद की गई है। आरोपियों की पहचान पंजाब के पटियाला निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर गहनता से पूछताछ के लिए रिमांड पर हासिल किया है।
असंध में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। असंध में आए दिन दुकानों में चोरी हो रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में नाराजगी है। व्यापारियों ने बाजार बंद कर पुलिस स्टेशन में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना है कि लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। भिवानी में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए डीटीपी ने पीला पंजा चलाया, जिसके बाद इलाके में खलबली मच गई। दरअसल तोशाम बाईपास के नजदीक कई अवैध कॉलोनियां काटी गई थी, जिसकी पहचान की जाने के बाद डीटीपी की टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ पहुंचे। टीम ने एक के बाद एक अवैध रूप से किए गए 25 से अधिक अवैध निर्माण को तोड़ डाला। भिवानी में बीटीएम चौक पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। यहां लगभग पिछले 1.5 महीने से मेन हॉल खुले थे। जब इनको ढकने का काम किया गया तो वहां पर काम के नाम पर लीपापोती नजर आई। यहां खुले हुए मेन होल को ढकने के लिए ढक्कन को लगा दिया गया, लेकिन वो पूरी तरह से मेन होल में फिट नहीं हुए, जिससे मेन होल का आधा हिस्सा खुला रहता है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की लापरवाही यहां किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। भिवानी में महम रोड पर प्राइवेट बस चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने बताया कि मृतक किसी काम के लिए भिवानी आया था और जब वो वापस गांव जा रहा था तो प्राइवेट बस चालक ने ओवरटेक करते हुए बनवारी की बाइक को टक्कर मार दी। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक 5 बच्चों का पिता था, जिसके बाद उसके परिवार ने आर्थिक सहायता की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जर्मनी में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित हुई कोलोन मुक्केबाजी में विश्व कप जीत कर लौटी मनीषा का कैथल में शानदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मनीषा ने बताया, कोरोना काल के दौरान जर्मनी में आयोजित होने वाली मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में मेडल जीतना चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से उन्हें प्रैक्टिस में काफी मुश्किलें आई। परेशानियों के बावजूद मनीषा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। कैथल के गांव मटोर में जन्मी मनीषा ने अपने पंच के बल पर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। बेटी को मिली इस कामयाबी के बाद मनीषा के परिजनों के साथ साथ पूरा प्रदेश गर्व महसूस कर रहा है। भिवानी में क्रिसमस डे की तैयारियां जोरों पर हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े त्योहार को लेकर भिवानी के नया बाजार स्थित बैप्टिस्ट चर्च को सजा दिया गया, लेकिन अब की बार कोरोना महामारी के कारण प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भगवान यीशु की प्रार्थना की जाएगी।